माता लक्ष्मी को पधराए। वसन नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम हेलो डीडी में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी। दर्शकों, सबसे पहले आप सभी को हमारी हेलो डीडी की टीम और पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से दीपोत्सव जो उत्सव है उसकी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि जो भाई दूज का त्यौहार है, जो गोवर्धन की पूजा है, वो भी मनाई जानी है। लेकिन आप सभी के मन में ये प्रश्न तो आ रहा होगा कि दिवाली के दूसरे दिन ही मनाई जाती है गोवर्धन की पूजा, लेकिन इस बार क्यों नहीं मनाई गई? ऐसे जो भी आपके मन में सवाल है वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि आज के कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है पंडित विष्णु राजौरिया जी को, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं, साथ ही साथ अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश परशुराम कल्याण बोर्ड से। आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। इसी के साथ दर्शकों, अब दिवाली का उत्सव तो हमने मना ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप देखेंगे कि वातावरण में हल्की हल्की जो ठंडक है वो महसूस होना शुरू हो गई है। अब बदलते मौसम के साथ क्या कुछ स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं जाती हैं, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। और इस विषय पे हमें जानकारी देने के लिए आज स्टूडियोज में हमने आमंत्रित किया है प्रोफेसर सरमन सिंह जी को, जो कि संक्रामक रोग विशेषज्ञ एवं क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, साथ ही साथ पूर्व निदेशक एम्स भोपाल से हैं। आपका भी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, तो गोवर्धन की पूजा, भाई दूज का त्यौहार, साथ ही साथ बदलते मौसम से संबंधित जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं, इनसे संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न हैं, कुछ समस्याएं हैं, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 0755-266-0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। तो आप अपने प्रश्नों को तैयार रखिए, जो नंबर्स हैं हमने आपको बता ही दिए हैं। तो आइए, अब जब मौसम बदल रहा है, ऐसे में इसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम जानते हैं प्रोफेसर सरमन सिंह जी से। जी, जैसा कि डॉक्टर ईसा ने बताया, ये त्यौहार अभी हमने देखा कि दिवाली जस्ट अभी 2 दिन पहले निकल के गई है। और कल बड़ी दिवाली थी, परसों हमारी छोटी दिवाली थी, आज गोवर्धन पूजा है, कल हम जानते हैं कि भाई दूज होगी। फिर मैंने देखा कि यहाँ मध्य प्रदेश में और इस संभाग में एक एकादशी भी बहुत बड़े रूप में मनाई जाती है, जिसमें कि बहुत सारे दीपोत्सव के साथ साथ पटाखे भी फोड़े जाते हैं। और उसके बाद हम जानते हैं कि दिसंबर का महीना है, फिर जनवरी आएगी, फरवरी आएगी जी। तो एक विषय ये है कि हम देखते हैं कि ये सर्दी का मौसम आने वाला है, लेकिन इसके साथ ही साथ मौसम चेंज होगा ही होगा। लेकिन मौसम में हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों से, कुछ दशकों से चेंज आ रहा है। तो गर्मियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं, सर्दी बहुत कम हो गई है। भोपाल में तो वैसे भी कम पड़ती है, लेकिन दिल्ली वगैरह में तो अभी भी होती है। और इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं जो ग्लेशियर है वो हमारे गल रहे हैं, जो ग्लोबल लेवल पर, जो वैश्विक रूप पर जो देखते हैं हम कि तापमान बढ़ रहा है। यूजुअली जो हर दशक में जो एवरेज है वो लगभग 0.3 मीन्स 10 साल में 0.3 टेम्परेचर बढ़ता है जी। जो अभी देख रहे हैं हम पिछले कई दशकों से। और उस हिसाब से देखा जाए तो अगले 50-60 वर्ष में 2 डिग्री तक हमारा टेम्परेचर बढ़ सकता है। वो बहुत बड़ा असर करेगा। और ख़ास तौर से इसका जो प्रभाव आएगा वो साउथ ईस्ट एशिया में, जिसको कहते हैं, जिसमें हम भारत होते हैं, थाईलैंड है, श्रीलंका, इंडोनेशिया जो हैं, और जो उधर मैक्सिको तक जो हमारी बेल्ट में, उसमें पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल हम जो बात करें, अगर सर्दी के मौसम की बात करें, तो सर्दी के मौसम में बहुत सारी बीमारियां, जैसा कि हम देखते हैं कि जो सामयिक बीमारियां होती हैं जो मौसम से रिलेटेड होती हैं जी। वो तो होती ही हैं। लेकिन बाई चांस कई बार दिवाली अक्टूबर में आ जाती है, और कई बार इस बार जैसे नवंबर में आई, जो सर्दी का ऑलमोस्ट
इसको कहेंगे आगाज हो चुका है, जैसा आपने कहा। जी। तो अब सर्दी आने वाली है और हम देख रहे हैं कि कल ही हमने दिल्ली में देखा कि किस तरह से पॉल्यूशन बढ़ा है। हालांकि पॉल्यूशन पिछले 15 दिन से काफ़ी बढ़ा था, वो पराली का कारण हो सकता है, दूसरे कारण हो सकते हैं, लेकिन कल जो हमने देखा, कल रात जिस तरह से पटाखे चले और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के बैन के बावजूद भी जो हमारे जितने भी मापदंड होते हैं उनको सबको क्रॉस करके जो PMI जिसको कहते हैं वो AQI और PM10 और PM2.5 ये सारे इनके अगर देखे जाएं, मापदंड देखे जाएं, तो जितने भी होते हैं 900 से ऊपर AQI चला गया दिल्ली का, जो बहुत ख़तरनाक है। तो ये हमको देखना होगा कि हम लोग बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकारें भी कहती हैं और जितने भी जागरूक और वैज्ञानिक तरीके की जो सोच रखते हैं वो सभी ये मानते हैं कि दीप जरूर जलाने चाहिए, खुशियाँ मनानी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं बारूद का इस्तेमाल, जिसे कहते हैं पटाखों का इस्तेमाल, कम से कम करना चाहिए। जी हाँ। बिकॉज जहाँ तक मेरी समझ है, पंडित जी ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है, जब भी हम इसको राम जी के हिसाब से माने कि श्री राम आए थे, उसकी खुशी मनाई गई दिवाली, या हम ये माने, दूसरी एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि अशोक द ग्रेट, उनके विषय में कहा जाता है कि दिवाली उनके उपलक्ष्य में मनाई जाती है। तो जो भी हम माने, लेकिन कहीं भी ये उस समय पर कहीं भी आतिशबाजी नहीं होती थी। तो हमारा मानना ये है वैज्ञानिक तरीके से, क्योंकि दीपोत्सव बिल्कुल ज़रूरी है और उससे खुशी का होता है, जाहिर होता है, प्रकाश करते हैं। अयोध्या को प्रकाशवान किया गया था या अशोका ने किया था, लेकिन इस तरह से पटाखों का इस तरह से इसके अलावा अगर एयर पोल्यूशन की बात करें तो और क्या क्या कारण होते हैं एयर पोल्यूशन के? एयर पोल्यूशन का जैसे मैंने बताया, पटाखे और बारूद के अलावा जो होता है, जैसे जो एयर कंडीशन है, हमारी एयर कंडीशनिंग हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। ट्रांसपोर्ट में व्हीकल्स का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, जिसको बहुत सारे कार्बन्स और कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, इस तरह की गैसें निकलने लगी हैं, वो निकलती हैं। एक और पराली जो जिसको हम कहते हैं, जो खेत में पहले अब इसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है, ये हम जानेंगे। अभी हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं विपिन जी सागर से, उनका सवाल हम लेते हैं। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका, बताइए क्या प्रश्न है? जी, राजौरिया जी से आपका क्या प्रश्न है? विपिन जी, क्या आपको हमारी आवाज़ मिल रही है? विपिन जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम आते हैं पंडित जी के पास। और दीपावली की बात चल ही रही है कि बहुत सारे कारण होते हैं दीपावली मनाने के, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों मनाया जाता है ये दीपोत्सव? देखिए, दीपोत्सव का पर्व त्रेता युग में भगवान राम लंका में विजय प्राप्त करके, रावण का वध करके और पुष्पक विमान से अयोध्या में पहुंचे थे। उनके स्वागत में यह दीपोत्सव का पर्व मनाया जाता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, मैं उससे सहमत हूँ कि आतिशबाजी का दौर जो है ये मुगल काल के बाद प्रारंभ हुआ जी। आतिशबाजी और गोला बारूद ये मुगल काल में भारत में प्रवेश किया उसने। इसके पहले यहाँ पर कोई किसी को गोला बारूद और आतिशबाजी की ज़रूरत नहीं थी। जी पंडित जी, इसके अलावा और क्यों मनाया जाता है दीपोत्सव, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ विपिन जी सागर से जुड़ गए हैं, आपसे ही इनका प्रश्न है। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका। विपिन जी, सवाल पूछें। जी नमस्ते मैम। जी नमस्ते। मेरा सवाल पंडित जी से था कि भाई दूज का शुभ मुहूर्त कब है और इस बार दीपावली अमावस्या से पहले क्यों मनाई है? क्योंकि आज स्नान दान अमावस्या है, सोमती अमावस्या भी कहा जा रहा है, तो भाई दूज का मुहूर्त कब है? और डॉक्टर साहब से एक सवाल भी है मेरा कि सर्दियों में सर ऐसा होता है मेरे साथ में कि जुकाम होता है पर वो अंदर अंदर ही रहता है, और मतलब जब हमारी दादी हैं वो ये बोलती हैं कि जुकाम हो गया है पर वो अंदर है, वैसे नाक नहीं बहती है लेकिन गले में खलास होती है, तो इसका क्या कारण होता है? हर साल होता है जी। तो सर्वप्रथम क्या नाम है इनका? विपिन जी। विपिन जी, दीपावली एक दिन पूर्व मनाई गई, सबसे पहला प्रश्न आपका ये था। तो देखिए, हमारे शास्त्रों में ज्योतिष के अनुसार काल गणना में जब तिथि के पर्व
जिस आधार पर मनाए जाते हैं, जैसे दीपावली का पर्व है रात्रि व्यापिनी अमावस्या होना अनिवार्य है, तो 12 तारीख को रात्रि व्यापिनी अमावस्या थी और 13 तारीख को दिन में दोपहर 2:12 पर अमावस्या समाप्त हो गई आज। तो इसलिए दीपोत्सव का पर्व रात्रि व्यापिनी अमावस्या में ही मनाया जाता है और ये अनेक बार होता है, पहली बार नहीं हुआ है। 2019 में भी ऐसा ही हुआ था। चतुर्दशी को अमावस्या तिथि आ गई थी तो रात्रि में एक दिन पहले अमावस्या का पर्व यानी दीपोत्सव पर्व मनाया गया और अगले दिन स्नान दान का पर्व, जैसे आज सोमवती अमावस्या है, स्नान दान का पर्व सूर्योदय व्यापिनी तिथि के अनुसार मनाया जाता है। तो आज सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि थी, इसलिए सूर्योदय के कारण स्नान दान का पर्व, सोमवती अमावस्या का पर्व, तीर्थों में स्नान का पर्व आज मनाया जाएगा। दूसरी बात रही भाई दूज की, तो भाई दूज भी सूर्योदय व्यापिनी पर्व है। जब सूर्योदय द्वितीया तिथि में होगा तब भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा और वो 15 तारीख को है। 15 तारीख बुधवार को सूर्योदय से लेकर दिन में 1:36 तक द्वितीया तिथि रहेगी और यह भाई दूज का पर्व इसलिए 15 तारीख को मनाया जाएगा। जी, साथ ही साथ सरमन सिंह जी से भी इनका सवाल था कि अंदर ही इनका जुकाम जो है वो बना रहता है। जी 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 बिल्कुल। जी, क्या कारण विपिन हो जी, सकता आपकी दादी बताती हैं वो ठीक है, उनका अपना कहना कहीं तक सही है। उसका मतलब ये होता है कि जुकाम जो होता है किसी न किसी वायरल इन्फेक्शन से यूजुअली होता है या एलर्जी से होता है, दो ही कारण होते हैं। और इस मौसम में बरसात के बाद यूजुअली क्या होता है कि बहुत सारे फल फूल होते हैं वो सूखते हैं, पौधे उनके जो फूल देते हैं उनके जो पोलन कहते हैं इंग्लिश में जिसको, तो वो होते हैं, तो उसकी वजह से एलर्जी होती है। या फिर मौसम जो होता है, और मौसम में जैसा कि हम बात कर रहे थे, जो पॉल्यूटेंट्स जिनको कहते हैं, जिनसे वातावरण में जो कण होते हैं वो भी नीचे बैठ जाते हैं जब टेम्परेचर डाउन आता है। तो इन कारणों से एलर्जी इन दिनों में ज़्यादा होती है, जो कि हम आगे भी बात करेंगे डिटेल में। जी हाँ। और उसी वजह से जो आपकी दादी बताते हैं कि खराश जो होती है, और एक होता है कि नाक में जो बहना, और वो भी जुकाम का तरीका होता है, मैनिफेस्टेशन जिसको कहते हैं। और ये गले में खराश होना, ये यूजुअली इसका मतलब है कि अगर हम मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में बात करूं तो आपको मोस्ट लाइकली फेरेंजाइटिस होती है, कटार जिसको कहते हैं। फेरेंजाइटिस के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। सरमन सिंह से ही इनका सवाल है। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका, बताइए क्या प्रश्न है। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि बदलते हुए मौसम में हमें अपने को किस प्रकार से सावधान और रखरखाव रखना है, और दूसरी चीज हमें जो है खान पान पे किस तरह के परिवर्तन रखना कि जैसे ठंडी में चीजें वो चीजें न खाएं जो हमें नुकसान कर सके। अगर शुद्ध अगर हो वायु तो लंबी हमारी हो सकती है आयु। बिल्कुल जी, बिल्कुल नंद स्वरूप जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल ये सही है कि बदलते मौसम में हमको अपना संयम तो रखना ही होता है। अपने आप को गर्म रखें और कोशिश करें कि ज़्यादा ठंडी चीज़ें ना इस्तेमाल करें। और उसमें मैं कहूँगा कि बहुत सारे जो वायरल इन्फेक्शन जो इन दिनों में होते हैं, जो एलर्जी भी होती है, दोनों ही चीज़ों के लिए आप लोग अब तो सभी पिछले 3 साल से सभी जान गए हैं। पहले कुछ लोग ही जानते थे, डॉक्टर लोग ही जानते थे मास्क क्या होता है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि सर्दी के मौसम में कोरोना बेशक नहीं है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जो है मास्क का इस्तेमाल करें। जी, साथ ही साथ जैसा कि पंडित जी आपने बताया कि गोवर्धन जो है पूजा, वो उसकी पूजा कल की जाएगी। हाँ। तो ऐसे में गोवर्धन का सबसे पहले हम कारण जानते हैं कि गोवर्धन की पूजा की क्यों जाती है। देखिए, गोवर्धन पर्वत ब्रिज मंडल में स्थित है और भगवान कृष्ण ने ब्रिज की रक्षा के लिए उसको अपनी छोटी अंगुली पर इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए, पूरे ब्रिज मंडल को रक्षा करने के लिए जी, उसको अपनी उंगली पर धारण किया था। तभी से ब्रिज में गोवर्धन पूजा का तात्पर्य बदल गया। उस समय तक इंद्र भगवान की पूजा वहाँ पर की जाती थी, लेकिन उसी दिन से भगवान गोवर्धन की पूजा ही वहाँ पर प्रारंभ की गई। जी। और क्योंकि गौवंश उस गोवर्धन पर्वत पर चरने के लिए जाती थी, गाय वहाँ से चरकर आती थी और उनके दुग्ध से ग्वाल बाल का पोषण होता था, तो इस कारण भगवान कृष्ण ने
गोवर्धन की पूजा का शुभारंभ किया था और आज तक वो निरंतर उसी भाव में चल जी रहा है। पंडित जी, हमारे अगले कॉलर जुड़ गए हैं। रमन तिवारी जी भोपाल से, आपसे ही इनका प्रश्न है। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। पंडित जी से क्वेश्चन ये है कि महाराज ये जो मिलता जुलता सवाल है, जैसे अभी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, ये जो मौसम चेंज होता है, मौसम चेंज में क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से स्वास्थ्य संबंधी भी प्रॉब्लम आती है और साथ में लोगों को आंशिक रूप से सुरक्षित रहने के लिए कहा जाता है, ऐसा क्या वजह है? क्या इसमें कुछ धार्मिक परंपरा से भी जुड़ा हुआ बात है या वैज्ञानिकता से है या क्या बात है? ये क्यों ऐसी संक्रामक बीमारियां जब मौसम चेंज होती है तो ज्यादा तरीके से फैलती हैं? देखिए, हमारे धर्म शास्त्रों में उसमें आयुर्वेद भी आता है। आयुर्वेद के अंतर्गत सभी मौसमों में हमारे यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं। हर ऋतु के अनुसार आहार और पथ्य का विचार किया गया है। किस प्रकार के आहार कौन सी ऋतु में हमारे मनुष्य के शरीर के अनुकूल होते हैं, अगर उस नियम को हम पालन करते हैं तो इस प्रकार की कोई गतिविधि, एलर्जी या कोई स्वास्थ्य में बहुत खराबी ऐसी होने की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। लेकिन खान पान में, अब आधुनिक युग का समय में खान पान में बिल्कुल भी ध्यान इस ओर नहीं रखा जा रहा है। जी कोई भी व्यक्ति किसी समय कुछ खाता है, अपने यहाँ नियम है कि सूर्योदय के बाद और सूर्योदय के बाद आप भोजन प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन सही समय पर, उचित समय जब भूख लगे तभी खाएं और उतना ही आहार लें जितना आपके शरीर के लिए आवश्यक है। लेकिन अब सारे नियम तोड़ दिए गए हैं और अर्धरात्रि तक लोग भोजन करते रहते हैं और अधिक मात्रा में करते हैं। परिणाम स्वरूप उनको उसके दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं और जो उससे जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं उसके बारे में तो डॉक्टर साहब भी ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। जी, तो बदलते मौसम में क्या कुछ परेशानियां होती हैं स्वास्थ्य से संबंधित, इसके बारे में हम जानते हैं सरमन सिंह जी से। जी, वैसे मैं तिवारी जी का प्रश्न को ही आगे ले जाना चाहूँगा कि जो उन्होंने कहा, तो इनफैक्ट हमारे जो प्रश्न की पृष्ठभूमि उन्होंने थोड़ा सा बताई दी कि उन्होंने पूछा, क्वेश्चन भी है और कहीं न कहीं हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट भी है बताना आज के प्रोग्राम के लिए कि इस मौसम में बीमारियां क्यों होती हैं, क्या कारण होता है। कारण देखिए बहुत सारे होते हैं, ऐसा नहीं है कि इन दिनों में ही ज़्यादा बीमारियां होती हैं। बरसात के दिनों में या गर्मी के दिनों में हमारे जैसे ट्रॉपिकल कंट्रीज जिसको कहते हैं, जिसमें भारत आता है और बाकी जो देश हैं वो सारे आते हैं, हम लोगों के इस बेल्ट में जिसको कहते हैं ट्रॉपिकल डिजीज़ जो कहते हैं, तो उसमें फूड बॉर्न या वाटर बॉर्न डिजीज, जिसमें कि टाइफाइड आप सुना होगा आपने, या जो हेपेटाइटिस के जो इन्फेक्शन सुने होंगे, जो पीलिया हो जाना और जो मियादी बुखार हो जाना, इस तरह के जो बुखार होते हैं वो गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर बरसात में हम देखते हैं कि डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, जो मच्छरों से होने वाले वो ज़्यादा होते हैं। उसी तरह से क्योंकि उस समय बैक्टीरिया ज़्यादा फलते फूलते हैं, गर्मी होती है, उनको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है। वेक्टर बॉर्न डिजीज होती है, मच्छर कीड़े ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से फूड बॉर्न डिजीज़ या जो वेक्टर से एक दूसरे से जो मलेरिया है जैसे उस तरह की बीमारियां, डेंगू है, उस तरह की बीमारी ज़्यादा होती है। सर्दी के दिनों में क्या होता है कि यूजुअली बैक्टीरियल डिजीज़ कम हो जाती हैं, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी कम हो जाती हैं, लेकिन वायरसेस से होने वाली बीमारी ज़्यादा बढ़ती हैं। और उसका कारण ये है कि जो वायरसेस होते हैं, ज़्यादातर वायरसेस उनको टेम्परेचर कम चाहिए होता है ज़िंदा रहने के लिए। जैसे बैक्टीरिया को चाहिए होता है 37 जो कि नॉर्मल गर्मी का टेम्परेचर होता है, वायरसेस को कम टेम्परेचर चाहिए होता है, तो वो फलते फूलते हैं, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि जैसा हम बात कर रहे हैं, पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाता है इन दिनों में, क्योंकि नीचे जो पार्टिकुलेट जो चीज़ें होती हैं जो हवा में होती हैं वो नीचे आ जाती हैं, तो उन कारणों से ये जो चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और फिर कई बार होता है कि जो गरीब लोग हैं या जो काम पर जाते हैं, उनकी हाइजीन में भी कंपैरिजन अगर देखा जाए तो वो हम हाथ मुंह पर भी जो हाथ लगाते हैं मुंह पर, आँखों पर, वो ज़्यादा लगाते हैं। तो जो वायरसेस होते हैं, जिस तरह से कोरोना के टाइम में आपने सुना होगा, कोरोना जैसे ही और बहुत सारे कम से कम सैकड़ों वायरसेस हैं जो इन दिनों में ज़्यादा फलते फूलते हैं और वो हमारे बीच में घूमते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा है, फ्लू है, जुकाम है, बुखार है, इस तरह के जो वायरसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ये कारण है इसका मेनली। बिल्कुल, साथ ही साथ गोवर्धन का जो त्यौहार है, पर्व है, कल मनाया जाने वाला है, तो इसमें अब मुहूर्त की बात करें तो आखिर कब मनाया जा सकता है, ये भी हम जानते हैं पंडित जी से। देखिए, कल मंगलवार को कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा है
जिसमें सूर्योदय होगा और वो दिन में 1:29 तक रहेगी। और गोवर्धन पूजा प्रातःकाल सामान्य रूप से सभी स्थानों पर की जाती है। जब तक गोवर्धन पूजा नहीं हो जाती है तब तक घर के सभी सदस्य भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, ये नियम है। और जी। उसके उपरांत फिर गोवर्धन की पूजा के उपरांत उनको भोग लगाने के उपरांत ही उनकी परिक्रमा करने के उपरांत भोजन ग्रहण करते हैं। इसलिए प्रातः के सत्र में ही जी। भगवान गोवर्धन की पूजा की जाती है और उसके उपरांत फिर गौ क्रीड़ा होती है। गाय को गोवर्धन के ऊपर से निकाला जाता है, गौ क्रीड़ा कहते हैं उसको। गायों को सजाया जाता है, संवारा जाता है। इस जी। तरह से गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया जाता है। जी बिल्कुल। इसी के साथ अशोक जी जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। बताइए पंडित जी से क्या सवाल है आपका? जी हाँ पंडित जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज के दिन गोवर्धन के दिन पूजा करने से हमको क्या क्या लाभ हो सकते हैं और गाय को हमको क्या क्या खिलाना चाहिए। और दूसरा प्रश्न सर से है कि धूल और धुएं से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि वो तो हर जगह रहती है सुबह शाम तक। बड़ी कृपा होगी आपकी। जी गोवर्धन जी, गाय को उसकी प्रिय वस्तु, देखिए गोवर्धन पूजा के दिन जो व्यंजन आपके घर में बने वो तो आपको खिलाना ही है गाय को। इसके अलावा जो भी हरा चारा है, गाय के लिए जो प्रिय वस्तु हैं वो आपको गाय को अवश्य खिलानी चाहिए। और गाय को नहला धुला के उनको सजाकर गोवर्धन पूजा के दिन गौ क्रीड़ा कराई जाती है। उनके जो बछड़े हैं, बछियाँ हैं छोटी छोटी, वो जब दौड़ लगाती हैं, फुदकती हैं, उस दृश्य को देखने के लिए गोवर्धन पूजा का आयोजन किया जाता है। जी बिल्कुल। अब जैसे कि इनका सवाल भी था कि गोवर्धन की पूजा आज मनाई जा रही है, तो देश में कहीं कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर आज भी मनाई जा रही है या फिर कल ही मनाई जाएगी? नहीं, प्रायः तो गोवर्धन पूजा कल ही, उदयकालीन पर्व है ना ये। देखिए निश्चित रूप से जो पर्व उदयकालीन है उसको आपको उदया तिथि के अनुसार ही मनाने की आवश्यकता है। और आज तो मुझे अभी कोई ऐसी सूचना नहीं है कि कहीं गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी। गोवर्धन पूजा उदयकालीन पर्व होने के कारण जी उदया तिथि में 14 तारीख मंगलवार को, मतलब कल ही मनाई जाएगी। बिल्कुल। इसी के साथ सुधीर त्रिपाठी जी हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ गए हैं। बताइए क्या प्रश्न है आपका? जी सुधीर जी, कार्यक्रम में स्वागत है। जी 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 धन्यवाद। गुरुदेव से मेरा प्रश्न है कि गुरुदेव, सनातन धर्म में दीपावली का त्योहार भगवान राम से जोड़ करके मनाया जाता है, लेकिन गोवर्धन पूजा की जो हम बात कर रहे हैं तो गोवर्धन पूजा कृष्ण भगवान का त्योहार है। तब कृष्ण गोवर्धन के नाम से कृष्ण जी को संबोधित करने का मन होता है। ये क्या वजह है कि राम के बाद तुरंत कृष्ण को हम लेकर के आ रहे हैं एक दिन बाद? तो ये क्या, इसका प्रचलन कब से शुरू हुआ है और क्या इसकी मतलब किस तरह से इसको पूजा करें कि सनातन में इस गोवर्धन का महत्व और बढ़े? मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए ये हर तिथि का अलग अलग महत्व है। दीपावली का पर्व जो है इसको 5 दिवसीय पर्व भी कहते हैं और गोत्री रात व्रत भी कहते हैं। तो इसमें 5 दिन का पर्व होता है जो धन त्रयोदशी से प्रारंभ होता है। अब समुद्र मंथन सृष्टि की उत्पत्ति के बाद जब देवासुर संग्राम हुआ तो फिर निर्धारित हुआ कि समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त करते हैं। तो समुद्र मंथन हुआ तो उसमें 14 रत्न उत्पन्न हुए, उसमें कुबेर जी उत्पन्न हुए, भगवान धन्वंतरी हुए और अमावस्या को लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई। तो वहाँ से महालक्ष्मी पूजन प्रारंभ हो गया और त्रयोदशी को धन्वंतरी भगवान का और कुबेर जी का पूजन प्रारंभ हो गया। और लेकिन अब आगे जब जैसे समय काल आगे बढ़ता गया तो त्रेता युग आ गया। त्रेता युग में भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करके उसी दिन अमावस्या के दिन संयोगवश अयोध्या में प्रवेश किया। तो दीपोत्सव उसमें शामिल हो गया, दीपावली शामिल हो गई, महालक्ष्मी पूजा भी हो गई और दीपोत्सव अब वो एक साथ मनाया जाने लगा जी। अब इसके बाद समय फिर और आगे बढ़ा तो द्वापर युग आया। तो द्वापर युग में देखिए कार्तिक मास में सामान्य तौर पर वर्षा नहीं होती। अनेक मतलब ऐसे अवसर आते हैं कि कभी थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन इंद्रदेव ने ऐसे महीने में, कार्तिक के महीने में अपना प्रकोप दिखाने के लिए
ब्रिज में भारी वर्षा की गोवर्धन पर्वत पर, क्योंकि ब्रिज के लोग भगवान कृष्ण की सलाह मानकर गोवर्धन पूजा की तैयारी कर रहे थे और इंद्र देवता की पूजा जो वो पहले से करते आ रहे थे वो नहीं की उनने। तो इस प्रकोप से बचने के लिए उन्होंने इंद्र पर को अपना पूरा प्रभाव दिखाने के लिए भगवान ने उसको गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर, छोटी अंगुली पर धारण कर लिया। तो वो भी भगवान राम का अवतार थे। उस समय इंद्र को भी ये बात समझ में आ गई और ब्रह्मा जी ने भी उनको अच्छे से समझा दिया, नारद जी ने भी समझा दिया। जी। तब से गोवर्धन पूजा प्रारंभ हो गई। तो राम और कृष्ण हैं तो सब एक ही, लेकिन इन तिथियों पर ऐसी घटनाएं घटित हुई जो अलग अलग काल में घटित हुई, लेकिन इन तिथियों का सामंजस्य इस प्रकार एक के बाद एक आया तो उन पर्वों को मनाया जाता है। तो गोवर्धन पूजा का भगवान कृष्ण से बहुत गहरा जुड़ाव है और दीपावली का भगवान राम से और लक्ष्मी जी से जुड़ाव है और धन त्रयोदशी का कुबेर जी और धन्वंतरी भगवान से जुड़ाव है। एक और बात है, अब इसमें अगला पर्व भाई दूज आया। तो भाई दूज का पर्व, इसमें भगवान राम और कृष्ण का कोई इसमें उत्सव नहीं है, इसमें यमराज और यमुना जी का उत्सव है। जी। तो इसके यमराज जो हैं यमुना जी के यहाँ भोजन करने के लिए जाते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि कोई भी भाई अपनी बहन के घर जाएगा और उनके घर का भोजन ग्रहण करेगा तो उससे बहन भाई का प्रेम स्नेह तो बढ़ता ही है, ये तो सामान्य बात है, लेकिन बहन और भाई दोनों का आयुष्य और आरोग्य भी बढ़ता है। इस दिन ये तिथियां जो हैं बहुत शोध करके बनाई जाती हैं, मुहूर्त होते हैं और विभिन्न मुहूर्त ऐसे होते हैं कि इनके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक तथ्य भी होता है जो कि अध्यात्म से जुड़ा हुआ होता है। जी। तो इसलिए इसमें राम और कृष्ण सबका समावेश है, लक्ष्मी जी भी हैं, यमराज भी हैं, धन्वंतरी भी हैं, कुबेर भी हैं। तो संयोग बस ये एक के बाद एक सबके उत्सव आए तो 5 दिन का ये दीपोत्सव होता है। जी। और इससे संबंधित और भी कोई प्रश्न अगर आपके मन में है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे नंबर आप एक बार फिर से नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 0755-266-0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि मौसम में बदलाव आ रहा है और ऐसे में स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं हैं, सर्दी जुकाम है, आमतौर पर देखा जाता है। इसके अलावा और कौन सी रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित समस्याएं या फिर हृदय रोग की बात करें तो उन समस्याओं के बारे में भी हम जानते हैं सरमन सिंह जी से। जी डॉक्टर ईसा। अभी हम जैसा कि बात कर रहे थे कि पॉल्यूशन की बात कर रहे थे, कल किस तरह से हुआ है या दूसरे कारणों से हुआ है। हमारे ट्रैफिक है, गाड़ियां सब अभी एक स्टेटस हो गया है पैसे होने का। हर आदमी, एक आदमी होता है वो भी गाड़ी में चलता है। पुराने ज़माने में हम लोग या तो खुद पैदल चलते थे या बैलगाड़ियाँ या उस तरह की चीज़ें ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे। तो वो अच्छी बात है, हम लोगों का विकास हो रहा है, दुनिया विकसित हो रही है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि ज़रूर से ज़्यादा लग्जरी जिसको कहते हैं, आराम की चीज़ों का ज़्यादा ओवर इस्तेमाल किया जाता है। अभी आज के टाइम में देखिए तो कोई भी आदमी नहीं चाहता कि उसको पसीना आ जाए, बिल्कुल भी। हर इंसान चाहता है कि एयर कंडीशन में रहना चाहिए। एयर कंडीशन में भी यूजुअली में सबको, बिकॉज ये प्रोग्राम है तो एयर कंडीशन में भी लोग देखते हैं कि 20 से नीचे टेम्परेचर करते हैं। अगर आपको चाहिए भी, अगर टेम्परेचर करना भी है तो 26, 27 या 24, 25 से कम नहीं करना चाहिए। तो वो बहुत नीचे कर दे। जितना आप टेम्परेचर नीचे करेंगे उतना ही कंप्रेसर एसी का ज़्यादा चलेगा, चाहे वो एसी का आपका घर का एसी हो, ऑफिस का एसी हो या गाड़ी का एसी हो। तो कोशिश करें कि आपका थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट भी ना हो और कम रहे। दूसरा, ट्रांसपोर्ट अगर करते हैं तो ट्रांसपोर्ट में भी उस तरह से आप शेयर कर सकते हैं। दूसरे साधन हैं यातायात के, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉल्यूशन की बात है जो हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से पराली जलाने का किसानों की मजबूरी भी हो सकती है और दूसरे भी कारण हो सकते हैं। आजकल मशीनें आ गई काटने की, तो जो पुराने ज़माने में होता था जड़ से काटते थे, आजकल वो ऊपर से काटते हैं। जल्दी उससे निकल आता है धान या जो भी गेहूँ है, लेकिन उसमें जो चीज़ रह जाती है उसको कीड़ा मारने के लिए, यूजुअली किसानों का आर्गूमेंट उसमें यह है कि वो कीड़े होते हैं और खरपतवार जो होती है उसको मारने के लिए वो जलाते हैं। जो भी है, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसको बहुत सारे साधन किए जा सकते हैं और किए भी जा रहे हैं, लेकिन ज़रूरत है। लेकिन अभी जो 3-4 दिन में जो हो जाता है, त्योहारों के वक्त में जो पटाखे हैं, इनको मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि इसमें लोग ध्यान दें और इससे
सबसे बड़ी समस्या है कि जो भी पॉल्यूशन का कारण रहा हो, जो हमने डिस्कस किया, जी लेकिन अल्टीमेटली ये आपके स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल, और नुकसान में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं ये भी हम जानेंगे। अभी हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, द्वारका प्रसाद जी हरियाणा से हमारे साथ। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, बताइए क्या सवाल है आपका। जी सरवन सिंह जी, अपना प्रश्न पूछें आप। द्वारका प्रसाद जी, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, वैसे तो मैं कैंसर का पेशेंट हूँ एक्चुअली पिछले 12 साल से, लेकिन मेरा सब कुछ ट्रीटमेंट ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन अभी तो बदलाव मौसम में इसमें इम्यूनिटी पावर कभी कभी कम होती है जी, तो उसके कारण जो है वो खाने पीने की कुछ रेस्ट्रिक्शन रखनी पड़ती है। जैसे अभी कोल्ड वगैरह हो गया तो कुछ चीजें बंद होती है, वो मेरे लिए अल्टीमेटली नुकसानदायक है। तो मुझे ऐसे बाय द वे ध्यान रखने बावजूद कभी ऐसे हो तो उस रिकवरी करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? वापिस कौन सी खाने की चीजें हैं ताकि मेरी वो मेंटेन रहे? कॉन्स्टेंटली कीमोथेरेपी चलती है मेरी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पिछले 12 साल से हूँ सर, मल्टीपल माइलोमा का पेशेंट हूँ। जी जी बिल्कुल, वो आपका मेरी शुभकामनाएं कि आपका स्वास्थ्य स्वस्थ रहें आप और लंबे दीर्घायु रहें। तो जो बिल्कुल सही कहा कि जब भी कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी जब भी होती है किसी कैंसर की, तो उसमें हमारा इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है। और जब हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो हमारे जो रोग से, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जब आपकी बॉर्डर पर कोई भी वो नहीं है, रक्षक नहीं है, तो क्या होगा, कोई भी दुश्मन होगा आपकी बॉर्डर में घुस जाएगा। तो उस तरह से आप समझ के चलिए। तो उस तरह से ये ज़रूरी है कि जितनी भी हमारी जो इम्यून सिस्टम या रोग निरोधक क्षमता जिसको कहते हैं हिंदी में, वो जब उसका जो बनाने की जो शक्ति पैदा होती है हमारे शरीर में, वो प्रोटीन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो शुगर इसमें कम से कम लेना चाहिए, मैं आपको एडवाइस करूंगा। और चूंकि आप हरियाणा से आते हैं, मुझे पता है हरियाणा में मीठा बहुत खाते हैं, तो आप मीठा कम खाइए। और प्रोटीन की चीज़ें, अब मुझे नहीं पता कि आप वेजिटेरियन हैं कि नॉन वेजिटेरियन हैं। अगर नॉन वेज खाते हैं तो प्रोटीन उससे मिल सकती है, अगर वेजिटेरियन हैं तो आप दाल खाइए, डेयरी के प्रोडक्ट्स खाइए, उस तरह से रहिए। और लेकिन संयम ज़रूर रखिए, फ्रूट्स खाइए, जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो खाइए, उनसे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। बिकॉज आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छी तरह से रहे। और जिस तरह से आप 12 साल से अच्छा कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि और कई डिकेड्स तक आप स्वस्थ रहें। और आप अपना डेफिनेटली ध्यान रखें और शुभकामनाएं। जी बिल्कुल पंडित जी, साथ ही साथ भाई दूज का त्यौहार हम सभी मनाएंगे। तो आपने बताया कि सूर्योदय मतलब सुबह के समय से ही हम जो जितने पर्व हैं, पूजा है, वो करते हैं, मनाते हैं। तो भाई दूज की बात करें तो टीका लगाने का भी कोई शुभ मुहूर्त है अलग से? देखिए, भाई दूज को ऐसा कोई मुहूर्त देखने की बहुत आवश्यकता नहीं होती है। जिस दिन भाई दूज का पर्व है उस दिन प्रातः से लेकर संध्या तक भाई अपनी बहन के घर जाएं और बहन से तिलक लगवाएं और भोजन करें और उनको प्रणाम करें, बहन का आशीर्वाद लें। यही हमारे यहाँ परंपरा है। जी सरवन सिंह जी, ठंड का मौसम की शुरुआत जो है वो हो ही चुकी है। ऐसे में जो बीपी के पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन जिन्हें रहता है, तो आमतौर पर देखा जाता है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये सिर्फ उन्हीं के साथ प्रॉब्लम जाती है या फिर जो आम व्यक्ति है उनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है? जी डॉक्टर जी साहब, इसमें मैं बताना चाहूँगा, जो हम बात कर रहे थे पॉल्यूशन की, तो वहीं से मैं इस प्रश्न को आगे ले जाना चाहूँगा कि जो हमारा पॉल्यूशन होता है वो श्रोताओं को जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा जो हम बात कर रहे हैं प्रदूषण की, प्रदूषण हमारे शरीर के हर हिस्से में प्रभाव करता है। और वो चाहे हमारा दिमाग हो, इसमें प्रदूषण अगर ज़्यादा है तो एक आम इंसान को ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, दिल में असर करता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है, दिल को दौरा पड़ सकता है, लंग्स में, बिकॉज हम गंदी सांस लेते हैं अंदर, तो लंग्स की बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें कि अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, लंग का कैंसर हो सकता है। इंटेस्टीन में भी असर करता है, इसमें इंटेस्टीन में हमारे लिवर में कमज़ोर हो जाता है, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम कम हो जाता है। और तो और यहाँ तक ये जानना श्रोताओं को बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो मैं बात कर रहा हूँ हर अंग की, तो किडनी भी उसमें इन्वॉल्व है। और यहाँ तक कि हमारे जो जिसको हम कहते हैं जेनाइटिव यूरिनरी सिस्टम, जिसको कहते हैं कि जो हमारी नपुंसकता बढ़ रही है, जो हम देख रहे हैं पिछले 50 साल में, स्पर्म काउंट लोगों की जो इंडिया में स्पर्म काउंट जो वीर्य होता है उसमें जो शुक्राणु होते हैं,
उनकी तादाद कम होती जा रही है। उसी तरह से हम देख रहे हैं कि औरतों में जी। जो पोटेंसी होती है प्रेग्नेंट होने की, वो कम होती जा रही है। हम्म। तो ये आम जनता को मैं बताना चाहूँगा और री एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि प्रदूषण हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। और उसी तरह से जैसे आपने कहा, मैं आपके प्रश्न पे आ रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर, जो हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप जिसको हिंदी में कहते हैं, वो भी इन दिनों में सर्दी के मौसम में बढ़ जाता है। बिकॉज उसका रीज़न ये है, चाहे कोई भी हो, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको शायद दवाई की डोज ज़्यादा बढ़ानी पड़े। आप अपने डॉक्टर से सलाह कीजिए, उनसे सलाह मशवरा करके, और आप उनको दिखाइए परामर्श लेने के बाद। जिनका नहीं है उनको भी ये हो सकता है कि उनका, नॉर्मल लोगों का भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। बिकॉज जब सर्दी होती है तो हमारी सारी जो सिस्टम है, हमारा ब्लड प्रेशर इसलिए बढ़ता है कि हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, बिकॉज दूर तक पहुंचाना पड़ता है, पूरे शरीर को सप्लाई करना होता है। इसलिए ब्लड प्रेशर की गुंजाइश ज़्यादा रहती है सर्दी के दिनों में। और यही रीज़न है कि हार्ट अटैक मैक्सिमम जो होते हैं, हार्ट के अटैक सर्दी के दिनों में ही होते हैं। जी। और साथ ही साथ और भी सारी जो मौसम से संबंधित समस्याएं हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप भी अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचा सकते हैं, जो नंबर है आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जाते रहेंगे। साथ ही साथ पंडित जी आपसे जानते हैं, जब पूजा करने बैठते हैं तो ऐसे में सब लोग अपना अपना बताते हैं कि परिक्रमा करनी है तो इतनी की जाती है, तो अलग अलग लोगों के मतपीस पे हो सकते हैं। तो हम आपसे जानते हैं, गोवर्धन की कल पूजा हम करने वाले हैं, भाई दूज में तो खैर परिक्रमा नहीं होती है, फिर भी गोवर्धन के बारे में हम जानते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पूजा की विधियाँ बहुत प्राचीन हैं, प्रचलित हैं। 3 प्रकार की विधि हमारी पूजा में होती है। एक होती है पंचोपचार विधि, जो सबसे छोटी होती है, सूक्ष्म होती है। उसमें भगवान को जल चढ़ाया, तिलक लगाया, पुष्प गंधक्षत चढ़ाए और भोग लगा दिया और आरती कर दी, परिक्रमा कर ली। इस तरह से पंचोपचार पूजा हो जाती है। इसके बाद आती है, थोड़ा अच्छा विधि विधान हो जाता है, जिनके पास साधन संपन्न है वो षोडशोपचार विधि से पूजा करते हैं। तो षोडशोपचार विधि थोड़ी सी बड़ी होती है, तो जिसमें भगवान के आवाहन से लेकर उनको आसन पर विराजमान करना, पाद्य, अर्घ, आचमन, मधुपर्क देना, स्नान कराना, फिर उनको वस्त्र धारण कराना, पुरुष देवताओं को जनेऊ धारण कराना, और उसके बाद तिलक चंदन लगाना, अक्षत लगाना, पुष्प अर्पित करके, गणेश जी हैं तो उनको दूर्वा, भगवान विष्णु हैं तो उनको तुलसी, और भगवान शंकर हैं तो उनको बेलपत्र, इस तरह से वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। धूप दीप करने के बाद उनको नैवेद्य लगाया जाता है। नैवेद्य के बाद तांबूल अर्पित किया जाता है। तांबूल के बाद ऋतु फल, जो उस समय मौसम के फल हैं, वो अर्पित किए जाते हैं। और श्रीफल के साथ फिर द्रव्य दक्षिणा उनको अर्पित की जाती है। फिर आरती करके परिक्रमा करते हैं। तो कभी भी देवताओं की परिक्रमा में 4 परिक्रमाओं का विधान है। 4 परिक्रमा क्यों होती हैं? कि इस चराचर जगत में केवल 4 पदार्थ पर पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, चौथा है मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसलिए विवाह में भी 4 परिक्रमाओं का ही प्राधान्य है। 4 परिक्रमाओं करने से, ब्रह्म विवाह विधि से 4 परिक्रमाओं में विवाह संपन्न हो जाता है। अब लोकाचार में वो 7 होती हैं, वो एक बात अलग है। एक बात और मैं कहना भूल गया कि भाई दूज के दिन बहन का पूजन किया जाता है। तो बहन का सम्मान इतना किया जाता है कि उनको तिलक लगाकर, वस्त्र देकर, आभूषण देकर, माला पहनाकर, चरण छूकर, चरण धोकर, जिस प्रकार भी जो कर सकता है, अपनी बहन का पूजन अर्चन करना चाहिए, इतना सम्मान करना चाहिए। दूसरा, ये जो 5 दिन का उत्सव है, इसमें त्रयोदशी से ही यम दीप लगने लगता है, परिवार की रक्षा के लिए, आरोग्य के लिए। तो घर के बाहर दक्षिण द्वार में गेहूं की ढेही पर चौमुखा दीपक लगाया जाता है। तो ये 5 दिन तक चलता है, त्रयोदशी से लेकर और भाई दूज तक। और भाई दूज के दिन भगवान चित्रगुप्त का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। तो सारे सनातन धर्मावलंबी भगवान चित्रगुप्त का पूजन करते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का लेखा जोखा भगवान चित्रगुप्त के पास होता है। इसलिए भगवान चित्रगुप्त का पूजन
भाई दूज के दिन अवश्य करना चाहिए। यमुना जी का पूजन करना चाहिए और यम देवता का चौमुखा दीपक लगाकर सम्मान करना चाहिए। इस तरह से 5 दिन का पूरा दीपोत्सव संपन्न होता है। जी, और साथ ही साथ दर्शकों, एक काम जो अवश्य लोग करते हैं या फिर आमतौर पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करते हैं, वो ये है कि जब भी उन्हें सर्दी ज़ुकाम हो जाता है, कुछ वायरल इन्फेक्शन होता है, ऐसे में है एंटीबायोटिक्स का सेवन। तो एंटीबायोटिक्स का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ये भी हम जानते हैं सरमन सिंह जी से। जी डॉक्टर ईसा, ये अक्सर देखा है कि जब भी थोड़ा बहुत इन दिनों में जो हम बात कर रहे हैं कि जुकाम होगा, सर्दी हो जाएगी, लोगों को थोड़ा सा गले में खराश हो सकती है, नज़ला टाइप हो सकता है, या थोड़ी बहुत खांसी भी आ सकती है, जिसके मैंने कारण अभी बताए कि अस्थमा के लोग हो सकते हैं, उनको ज़्यादा बढ़ सकता है, या जिनको अस्थमा नहीं है उनको भी एलर्जी हो जाती है, फेरेंजाइटिस या इनको कटार कहते हैं, वो हो सकता है, या नेजल इन्फेक्शन हो सकता है। तो वायरसेस बहुत तरह के जो मैनिफेस्टेशन करते हैं, किसी के लंग्स तक नहीं पहुंच पाता, यूजुअली 3-4 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन हमने देखा है कि एक दिन भी लोग इंतज़ार नहीं करते हैं, और वो तुरंत ही एंटीबायोटिक जो भी होता है या तो केमिस्ट के पास चले जाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण हमारे केमिस्ट भी कोई न कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग सा एंटीबायोटिक दे देते हैं, और नहीं तो किसी दूसरे मरीज को कभी डॉक्टर ने दिया होगा एंटीबायोटिक, वो घर में पड़ा होता है तो उसको भी ले लेते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन ले लो, जो कि बहुत अनएडवाइजेबल है। किसी भी वायरस में, वायरसेस के जब हम वर्गीकृत करते हैं इनको, विषाणु को या जीवाणुओं को, जिनको जीवाणु को हम बैक्टीरिया कहते हैं, विषाणु को हम वायरस कहते हैं, जब हम इनका वर्गीकरण करते हैं तो विषाणु जो होते हैं उन पर एंटीबायोटिक का कोई भी असर नहीं होता है। एंटीबायोटिक बनाए गए हैं जीवाणुओं के लिए, तो जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है केवल उन्हीं में एंटीबायोटिक का रोल है। पैरासाइट का इन्फेक्शन हुआ या वायरस का इन्फेक्शन हुआ या फंगस का इन्फेक्शन हुआ, 4 तरह के वर्गीकरण होते हैं हमारे, जो जिनको हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो 4 तरह के जो जीवाणु या विषाणु या पैरासाइट, परजीवी या फफूंदी, फंगस होते हैं, तो उनमें केवल एंटीबायोटिक जो होते हैं, जिसकी जो मैंने एग्जांपल दिया, जो बहुत कॉमनली आजकल लोग यूज़ करते हैं, सिप्रोफ्लॉक्स यूज़ कर लिया है, एजिथ्रोमाइसिन, आजकल बहुत कोरोना के टाइम से एजिथ्रोमाइसिन, बिकॉज कुछ डॉक्टर्स ने कोरोना के टाइम में एजिथ्रोमाइसिन बताई थी, प्रेस्क्राइब की थी, तो अभी वो हर घर में एजिथ्रोमाइसिन मिलती है और थोड़ा सा जुकाम हुआ तो वो खा लेते हैं। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, कृपया ऐसा ना करें, बिकॉज इसका कारण ये है कि एंटीबायोटिक जो हमारे रिजर्व किए गए हैं बैक्टीरिया के लिए और जिन पर असर भी होता है, उनका हम क्या कर रहे हैं कि 1-2 दिन ले करके, जिन बीमारियों में उनकी ज़रूरत नहीं है वहाँ ले करके हम इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और जब हम दुरुपयोग करते हैं किसी भी चीज़ का, तो जो बैक्टीरिया जिनके लिए बनाया गया है वो भी निष्क्रिय नहीं हो पाएंगे। तो अगले 50 साल में ये एस्टिमेट किया गया है कि अगर हम इसी तरह से दुरुपयोग एंटीबायोटिक्स का करते रहे तो कोई भी दवाई, जो बैक्टीरियल जब इन्फेक्शन होंगे हमारे यहाँ, जैसे टाइफाइड होता है या दूसरी बीमारियाँ, ट्यूबरकुलोसिस भी है, उसमें भी ड्रग रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये जो सारे बैक्टीरिया हैं इनमें इतना रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये इन पर कोई दवाई काम नहीं करेगी, और तब बहुत सारे लोग, लाखों की तादाद में लोग मरने लगेंगे। और अनटिल अदरवाइज, जैसा कि कंपनियां हैं, अगर कोई नया एंटीबायोटिक नहीं आया तो इसलिए मेरा कहना सबसे ये होगा और सबको सुझाव ये होगा कि एंटीबायोटिक की ज़रूरत बिना डॉक्टर के आप अपने आप खुद ही प्रेस्क्राइब ना करें। और जो भी अगर कोई फार्मासिस्ट सुन रहे हों तो कृपया वो भी एंटीबायोटिक का इस तरह से बिना प्रेस्क्रिप्शन के उनको मरीजों को ना दें। जुकाम या इस तरह की खांसी होती है वो यूजुअली 2-3 दिन में ठीक हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप करें हॉट वाटर, मींस जिसको गर्म पानी के गरारे कर लें, या फिर हॉट फर्मेंटेशन जिसको कहते हैं, भाप ले लें। इनसे 2-3 दिन में ठीक हो। बेस्ट इलाज ये है, कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फीवर आता है या कोई दूसरे मैनिफेस्टेशन है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। जी बिल्कुल। अब जो एंटीबायोटिक्स है इसके बारे में सबको जानकारी तो होती है कि हमें कौन सी खरीदनी है, लेकिन कब लेनी चाहिए ये तो डॉक्टर की सलाह पर ही आपको लेनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार आप रेजिस्टेंट हो गए एंटीबायोटिक को लेकर तो आगे हमें नहीं पता कौन कौन सी बीमारियां आ सकती हैं या हमें हो सकती हैं। तो अगर वो असर ही नहीं करेगी तो उस समय वही होता है, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो पहले से ही हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। इसके साथ ही जैसे हमने 5 दिन के पर्व की बात की दीपोत्सव के, तो अब 11वें
किताबें। हम बात कर लेते हैं देव उठान की भी, क्योंकि अब जब ये सिलसिला चल ही रहा है कहीं ना कहीं ये भी एक इसका हिस्सा रहता है, तो हम क्यों चूके इसके बारे में बात करने से। पंडित जी, ग्यारस के बारे में जानकारी हम आपसे लेना चाहेंगे। देखिए, देव उठनी एकादशी, इसको देव प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, और ये 23 नवंबर को है। इस दिन ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु, जो कि देवशयनी एकादशी, जो कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, वहाँ से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक, देव उठनी एकादशी तक क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। और जैसे ही वो विश्राम से उठते हैं तो पुनः मांगलिक कार्य, विवाह इत्यादि बड़े मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस दिन विशेष रूप से तुलसी का विवाह, तुलसी जी का विवाह इस दिन संपन्न होता है देवउठनी एकादशी को। तो तुलसी विवाह के साथ ही कन्याओं के विवाह प्रारंभ हो जाते हैं जी। तो ऐसी मान्यता है कि देवउठनी एकादशी से हमारे यहाँ पर्वों का, पर्व तो चलते रहते हैं बीच में, लेकिन विवाह आदि बड़े मांगलिक कार्यों का शुभारंभ हो जाता है। गृह प्रवेश, प्राण प्रतिष्ठा, मुंडन संस्कार, तो ऐसे बड़े संस्कार जो हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ हम बात कर रहे हैं मौसम में होते बदलाव और साथ ही साथ स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के बारे में। तो ऐसे में इस समय में बहुत सारी ऐसी वैक्सीन्स हम जानते हैं सरमन सिंह जी से कि क्या कुछ ऐसी वैक्सीन्स हैं जिन्हें हम लगवा कर, या जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें लगवा दी जाए तो हम कहीं ना कहीं इन समस्याओं से बच सकते हैं? जी बिल्कुल, डॉक्टर ईसा बिल्कुल सही कहा आपने। बिकॉज जैसा हमने कहा कि वायरल डिजीज़ इन दिनों में ज़्यादा होती हैं, तो जो विषाणुओं से होने वाली बीमारियां ज़्यादा होती हैं, जिसमें कि प्रमुख तौर पर अगर मैं कहूँ तो इन्फ्लुएंजा है, फ्लू जिसको कहते हैं। और फ्लू कभी कभी उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना कि कोरोना होता था। तो फ्लू को या इन्फ्लुएंजा को बहुत जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज नहीं है, नॉर्मल लोग हैं, उनके लिए ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं। जो मैंने कहा कि 2-3 दिन में यूजुअली ठीक हो जाता है, लेकिन जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज, जैसे हमारे एक कॉलर भी थे, तो इस तरह के जो मरीज़ हैं जिनको कैंसर का इलाज चल रहा है, या जो किसी लंबे टाइम तक किसी स्टीरॉइड्स को ले रहे हैं, या जो बहुत अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है जिनको, या इस तरह के जो लोग हैं, उनको ये बहुत ज़रूरी है कि वो वैक्सीन ले लें। दूसरा आपने बताया बच्चों को भी एडवाइजेबल है कि बच्चों को इन्फ्लुएंजा की या फ्लू की वैक्सीन लगाई जा सकती है, लेकिन एक पर्टिकुलर एज के बाद। लेकिन डेफिनेटली जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनमें एडवाइजेबल है, बिकॉज फ्लू और इन्फ्लुएंजा जो मैंने बताया कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो लोग होते हैं, जिसमें बाकी लोग मैंने बताए, उसके साथ ही साथ जब एज हमारी ज़्यादा हो जाती है, अराउंड 60 से ऊपर जब हो जाते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम, बिकॉज जो हमारा बॉडी ने जो बनाया शुरू में, धीमे धीमे सारे शरीर की प्रक्रियाएं हमारी कमज़ोर होती जाती हैं, जिसमें से कि हमारा रोगों से लड़ने की क्षमता, जिसको इम्यूनिटी जो कहते हैं, वो भी कमज़ोर हो जाती है। तो उनको भी एडवाइजेबल है कि फ्लू का वैक्सीन ज़रूर ले लें। बच्चों में डिप्थीरिया अब नहीं होता है, लेकिन जिनको यूजुअली अब तो हर स्टेट में डीपीटी की वैक्सीन लगती है, लेकिन इन केस किसी को नहीं लगी है, अगर हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है तो सबको लगती है आजकल। लेकिन जिनकी से फॉर एग्जांपल, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा आज की डेट में घर पर डिलीवरी हो। हर सरकार ये कोशिश कर रही है कि 100% बच्चों की डिलीवरी हॉस्पिटल में हो। तो वो जो हॉस्पिटल में किसी कारण से अगर नहीं हो पाई है, तो उनको मैं चाहूँगा कि उन बच्चों की तुरंत ही जाकर के, जो न्यूनेट्स हैं, जो विदिन 1 मंथ उनकी डीपीटी की वैक्सीन भी वो लगवा लें, ये ज़रूरी है। जी पंडित जी, भाई दूज के दिन भी कोई ऐसा व्रत है जो अलग से रखा जाता है, या फिर सिर्फ पूजा की जाती है? देखिए, भाई दूज के दिन ये व्रतोपवास का दिन नहीं है। भाई अपनी बहन के घर जाकर बहन के यहाँ का भोजन ग्रहण करता है। ये भाई का धर्म है कि प्रत्येक अपनी बहन के यहाँ जाए, उनके घर का भोजन ग्रहण करे जी। तो वो भोजन जो है, वो भोजन सामान्य नहीं होता है, वो एक बहुत बड़ी प्रसाद के रूप में होता है। और उसके ग्रहण करने से भाई बहन के बीच में स्नेह तो होता ही है, जैसा कि मैंने कहा, और भाई और बहन के बीच में जो संबंध है, हमारे सनातन की जो परंपरा है, वो मजबूत होते हैं, और भाई की आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। और बहन अपने भाई को भोजन कराती है, और भाई का धर्म है वो बहन का सम्मान करता है। तो यहाँ सनातन परंपरा में परिवार को, परिवार के सदस्यों को बड़ा महत्व दिया जाता है। जी हाँ।
तो इसलिए इसमें व्रत करने की आवश्यकता तो नहीं होती है, कोई व्रत नहीं होता है। जी ये तो बिल्कुल भोज का पर्व है, इसमें तो अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए जाते हैं। जी, और जी। भोजन का लुत्फ़ उठाना चाहिए। जी, जी। और साथ ही साथ हमने वैक्सीन की तो बात की कि बदलते मौसम में ऐसी कौन सी वैक्सीन्स हैं जो कि हम लगवा सकते हैं और कहीं न कहीं थोड़ा बहुत बचाव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जीवन शैली में बदलाव की बात करें, कैसे हम जीवन शैली में बदलाव करके इन सारी परेशानियों से थोड़ा दूर रह सकते हैं? सरमन सिंह जी। हाँ, इसमें ये बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सही कहा आपने कि एक तो जो मैंने बताया कि अपने जीवन शैली को किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। जो मैंने बताया कि अगले 50 साल में टेम्परेचर भी बहुत बढ़ जाएगा, तो हमारे पंडित जी भी बता रहे हैं और हम सब का धर्म भी बनता है कि 3 चीज़ें होती हैं किसी चीज़ में जो 2 बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं कि किसी या तो हम अपने मौसम जो बदल रहा है, जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको हम किसी तरह से रोकें। जो मैंने बात बता दी पहले से ही कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से बढ़ रहा है और उसको हम कैसे रोक सकते हैं। और दूसरा है कि हम एडेप्ट कैसे कर लें, तो क्यों ना बढ़े, किस तरह से हम रोक सकते हैं इसको। अगले इतना डिजास्टर्स जिसमें जलजला आने की उम्मीद है, बहुत बड़े प्रलय हो सकते हैं और दुनिया को बहुत कष्ट हो सकता है, जिसमें कि हम साउथ ईस्ट एशिया जिसको कहते हैं वो ज़्यादा होगा। तो जिसके कारण जो मैंने बताए आपको दूसरे कारण थे, उसके साथ ही साथ माइग्रेशन जो हो रहा है, इतना जो एरोप्लेन्स आप देख रहे होंगे, एरोप्लेन्स की जो उससे जो यूज़ होता है और गैस जो निकलती हैं वो बहुत सारी हैं। बर्निंग जिस तरह से हमने बात की, जी उसके साथ ही साथ जो हमारी ग्रीन बेल्ट होती हैं वो कम होती जा रही हैं, तो ग्रीन बेल्ट ना कम हो। डिफॉरेस्टेशन जैसे हम देख रहे हैं कि सारे फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग या रोड्स जो बनाए जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का करना चाहिए। तो ये तो एक तरीका हो गया कि किस तरह से हम रोकें कि पर्यावरण में इतने चेंजेस ना आए। लेकिन से फॉर एग्जांपल अगर हो ही रहा है और आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो दूसरा तरीका होता है कि हम कैसे अपने आप को उसको एडेप्ट कर लें जो चेंजेस आ रहे हैं। तो एडेप्ट करने का एक तो तरीका ये है कि जिस तरह से हम अपने बॉडी को ट्यून करें कि किस तरह से हम गर्मी जब आ जाएगी, जैसे 2003 का एक दुनिया का बहुत बड़ा इवेंट रहा था, जो यूरोप में बहुत बड़ी हीट आ गई थी, 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया था, तो उसमें हज़ारों लाखों लोग की मृत्यु हुई थी फ्रांस में पर्टिकुलरली, बिकॉज वो एडेप्टेड नहीं है। उतना टेम्परेचर अगर इंडिया में हो जाए या हमारे देशों में हो जाए तो हमको कुछ नहीं होगा, लेकिन वो एडेप्टेड नहीं है। तो वो एडेप्टेशन बहुत ज़रूरी है कि हम उस तरह से अपने आप को एडेप्ट कर लें कि अगर ऐसा हो जाए तो कैसे हो जाएगा। जी, और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है ये जानने से पहले बिल्कुल पंडित जी से हम ये जान लेते हैं त्योहारों का जो अब महत्व है, तो आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि क्यों हमें ये त्योहार मनाने चाहिए? देखिए, हमारे तीज त्योहार मौसम, ऋतु, संक्रांति, सूर्य संक्रांति, इन सब के आधार पर बनाए गए हैं और इसमें कृषि का विशेष महत्व है, कृषि कार्यों का भी विशेष महत्व है। इसलिए आपने देखा होगा कि देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक विवाह आदि कार्य नहीं होते हमारे यहाँ मध्य भारत में। तो इसमें कृषि कार्य किया जाता है, इसलिए आषाढ़ी कृषि कार्य होता है और पानी की वर्षा होती है, सब जगह नदी नाले उफान पर होते हैं, इसलिए नहीं किए जाते। और जैसे ही ये सत्र समाप्त होता है फिर वैवाहिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसके बाद फिर गर्मियों के दिनों में वैवाहिक कार्य होते हैं, क्योंकि जनवरी, फरवरी और मार्च के बाद में 15 अप्रैल के बीच में फसलों के कटने का समय होता है। तो 15 मार्च से 15 अप्रैल तक वैवाहिक कार्य फिर स्थगित हो जाते हैं और किसान अपने कार्यों को करता है, फसल आ जाती है घर में, फिर मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। दर्शकों, बिल्कुल बहुत ही महत्व क्या है ये हमने पंडित जी से जान लिया है। साथ ही साथ अब चलते चलते हम सरमन सिंह जी से ये जानना चाहेंगे, क्या कुछ ऐसे अलार्मिंग साइंस रहते हैं या सिम्टम्स रहते हैं जिन्हें देखकर हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? देखिए ईसा जी, बिल्कुल सही कहा कि ऐसे कुछ साइन, जैसे हमने कहा कि सर्दी जुकाम बुखार तो है ही है, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि इन दिनों में, सर्दी के दिनों में लोगों को जो एक्सरसाइज करते हैं वो थोड़ा सा संयम रखें, धीमे करें और धीमे धीमे वार्म अप जिसको कहते हैं, वार्म अप अपनी बॉडी को करें तभी एक्सरसाइज करें। और ख़ास तौर से मेरी वार्निंग होगी उन लोगों के लिए जिनको कभी कोरोना हुआ है, बिकॉज देखा जा रहा है कि कोरोना के इफेक्ट जो हैं वो लंबे हो रहे हैं और उनको हार्ट अटैक होने के ज़्यादा चांसेस हैं। बिल्कुल, तो ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा सतर्कता रखने की ज़रूरत है। सरमन सिंह जी और साथ ही साथ पंडित विष्णु राजौरिया जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, आप दोनों का हार्दिक हार्दिक आभार। नमस्कार।
इसी के साथ एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं दर्शकों आपको ये 5 दिन के उत्सव की और साथ ही साथ आने वाले उत्सवों की। इसी के साथ हेलो डीडी की टीम और साथ ही साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।